जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आज थोड़ा ना जो अभी तक पढ़ाया था तो रिव्यू मतलब कर दिएगा समझ इन नहीं शॉर्ट। आया। सर जितना भी मतलब किया है ना हमने डीजे जेंको का, हाँ, ये थोड़ा रिव्यू कर दिएगा। मतलब प्रोजेक्ट बनाया था और फिर टेम्पलेट थोड़ा सा ना सर, ये कैसे मतलब। रिव्यू होता रहेगा। ये अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये चलता रहेगा। ये जब मैं अभी क्रड बनाऊंगा ना, तो क्रड में भी रिव्यू हो जाएगा दोबारा। मतलब आपकी रिवाइज हो जाएगा। फिर जब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, मिनी ब्लॉग बनाएंगे, तो उसमें भी सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो ये अब रिवाइज होता रहेगा सारा कुछ। जो लास्ट है वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ दोबारा, जो मैंने क्रड सर हमने करवाया। लास्ट किया लास्ट क्लास ली थी सर, लेकिन वो एरर आ गया था बहुत, तो वो सर हम आपको भेज देंगे। अच्छा, वो एरर किस चीज़ का था? सर वो हमने फाइंड किया है, वो मतलब क्या इंपोर्ट का ऑप्शन कोई एरर आ रहा था। आप जब एरर भेजते हो ना, तो उसको डॉक्यूमेंट्स में ना भेजा कर, फोटो में भेजा कर। ओके सर। ठीक है, फिर उसको डाउनलोड करना पड़ता है। अच्छा, ये है। तो ये तो इमरान खान है। नो सर ये तो बहुत कुछ और पुराना है। है। ये तो कुछ और है। नहीं सर वैसे हम बात करें, वो एरर हमने भेजा नहीं, लेकिन वो आ रहा था, हम खुद ही सर वो कॉल फ्लो से चेक करके सॉल्व करके भेजा। चलो ठीक है, ट्राई कर लो। अगर नहीं हुआ ना, तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर ले। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट जो मैंने चीज़ करवाई थी ना, वो मैंने किया था करंट के बारे में। करंट का मैंने थोड़ा बहुत इधर पेंट में समझाया था आप लोगों को। करंट की जो ऑपरेशन है ना, ये आपको समझ आ गया ना, तो आपको फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कैसे जाता है, फिर बैक एंड का डेटा डेटाबेस में कैसे सेव होता है, और ये वहां से वापस कैसे आ जाता है, यूजर को कैसे नजर आ जाती है, तो ये सारा कुछ फिर आपको उसी हिसाब से समझ आने लग जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये होती है कि जैसे कि ये हमारे पास एक होता है फ्रंट एंड। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद ये हमारे पास आता है, हमारे पास ये बैक एंड है। बैक एंड के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस के लिए नॉर्मली हमारे पास यूज होता है सीक्वल, एसक्यूएल, क्योंकि वहाँ पे टेबल कॉलम वगैरह आप सीक्वल में क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप किसी और के साथ काम वगैरह करते हैं। लेकिन पाइथन में हमारा इसके साथ जो काम है, वो हमारा काम काम कौन करेगा? वो हमारा करेगा मॉडल डॉट पी वाई। हम मॉडल डॉट पी वाई में प्योरली पाइथन का कोड लिखेंगे, और उसको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करके, तो उसकी जो डाटा होता है ना, वो हमारा बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीक्वल में। मतलब जो उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं, क्लासेस जो भी बनाते हैं, तो क्लासेस हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है सीक्वल की टेबल में। और जो हमारे पास इसकी कॉलम होती है, वो फील्ड होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है सीक्वल की कॉलम में। अच्छा, तो यहाँ से हमारा पास जो डाटा जाता है, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। कि मैंने क्या किया, सपोज कर ले मैंने फेसबुक खोल दिया और मैं यहाँ से साइन अप कर रहा हूँ। तो जो मैं साइन अप कर रहा हूँ या साइन इन कर रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या भेजा? बैकएंड को मैंने रिक्वेस्ट भेजा। अब जो मैं बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, तो फ्रंट एंड में हमारे पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है। अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो यहाँ से डाटा पास करेगा, वो पास करेगा जेसन की फॉर्म में। या जेसन हो सकता है या XML हो सकता है, लेकिन जेसन हम नॉर्मल यूज करते हैं, क्योंकि ये डाटा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ये थोड़ा सा हल्का होता है और ये ज्यादा इशू नहीं बनाता। XML जो होता है वो थोड़ा सा डाटा हैवी होता है, आपका वेबसाइट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो हमने इस डाटा को जो HTML CSS फ्रंट एंड, ये हमारे पास फ्रंट एंड है, जब मैं ऐप लिखता हूँ ना, ये फ्रंट एंड हो गया। ये हमारे पास बैक एंड हो गया। अब ये जेसन का डाटा जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो ये तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन है, PHP है, या कोई भी है। यहाँ पे PHP हो सकता है, यहाँ पे पाइथन भी हो सकता है, यहाँ पे आपका जावा भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है। अब जेसन में मैंने यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजी है, वो तो इसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो पाइथन है प्योर। अब इस चीज को हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जेसन के डाटा को हमने कन्वर्ट करके पाइथन में लेके आना होगा। तो उसके लिए हमारे पास मेथड था डॉट लोड का। तो क्या हो गया, हमारे पास डाटा यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया? हमारे पास डाटा यहाँ पे पाइथन में आ गया। अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एपीआईज में देखेंगे, जब जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे। फिर डाटा हमारे पास आता है इधर। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं जेंको की बात करूँ ना, ये जो काम है ना, ये बिल्ट इन हो रहा है, आप लोगों ने खुद देखा, यहाँ पे हम मेक माइग्रेशन करते हैं, और एक दूसरा कमांड हमारे पास होता है माइग्रेट। तो ये काम खुद ब खुद ही हो रहा है। लेकिन ये नॉर्मली हम DRF में जब करेंगे ना, तो ये सीरियलाइजर के थ्रू करेंगे। फिर हमारे पास डाटा यहाँ पे आ गया। अब डाटा मेरे पास किस फॉर्म में है? पाइथन की फॉर्म में है। तो पाइथन की फॉर्म का डाटा मैं यहाँ से जो भेजूंगा ना,
ये इधर मुझे मिलेगा, यहाँ पे पाइथन का डेटा जा रहा है, ये जा रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास होता है रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे डेटा पाइथन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे डॉट लोड मेथड। डॉट लोड मेथड की मदद से हम इसको क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये फ्रंट एंड में जब जाएगा तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये हमें नजर नहीं आ रहा। ये जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखा दिया ना, ये ऐसा ही सिनेरियो कुछ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या था, लास्ट मैंने पढ़ाया था। अब उसके बाद जो मैंने करवाया था कल, वो था हमारे पास सेम यही कंसेप्ट, लेकिन उसको हम कहते हैं क्रड। अब करंट में है हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास फ्रंट एंड है, ये मेरे पास बैक एंड है, और ये मेरे पास सेम वही जो मैंने बनाया डीबी है। करंट का मतलब होता है CRUD। करंट का मतलब होता है सी मुराद होता है क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट करना, डेटा को क्रिएट करना। इसके लिए हमारे पास मेथड यूज होता है, ये प्रैक्टिकल में जब देखेंगे ना तो फिर हमारे पास मेथड इसके लिए यूज होता है पोस्ट का। इसके लिए हमारे पास मेथड यूज होता है पोस्ट का। तो ये कहाँ से होता है, जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ इधर, मेरे पास डाटा जा रहा है, इसके अंदर सपोज कर ले एक एम्प्लॉय का नाम है, उसका एज है, और उसकी सैलरी है। ये तीन चीजें मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो ये तीन चीजें मेरे पास इधर से जा रही है। तीन चीजें इधर से जा रही है, यहाँ पे सर्वर पे तीन चीजें आ गई है। अब ये तीन चीजें यहाँ पे लॉजिक मैंने लिखा हुआ था, डेफ फंक्शन बनाया था, फिर मैंने इसको कहा था इसको ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो। उसके बाद ये डाटा तीन सैलरी का आ जाएगा इधर, ये सेव हो जाएगा डीबी में। अब ये थ्री जो है ना, ये थ्री मेरे पास डीबी में सेव हो गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डाटा को क्रिएट किया, मेथड कौन सा यूज किया, पोस्ट मेथड यूज किया। उसके बाद हमारे पास क्रड में दूसरा और चीज होता है, वो हमारे पास होता है रीड का। वो मेरे पास होता है रीड का। अब रीड का मतलब होता है कि रीड के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है गेट। इसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो हमारे पास होता है गेट का मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रीड भी कह सकते हो आप, रिसीव भी कह सकते हो आप, रिट्रीव भी कह सकते हो, ये तीन नाम इसके अलग होते हैं, लेकिन ये हमारा मेन जो है वो ये है। ये वैसे इंग्लिश के जो नाम है ना, वही थोड़ी सी आसानी के लिए है। ये तीन मैंने यहाँ से इधर लेके आना है, अब दिखाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैच करेंगे तो ये तीन मेरे पास इधर आ जाएगा। अब ये तीन हम यहाँ से ले आएंगे इधर, तो ये तीन मेरे पास इधर आ गया। ये मैंने क्या किया, डेटा को गेट किया डेटाबेस से। डेटाबेस से ये मेरे पास डीबी है, डेटाबेस से मैंने गेट रिट्रीव किया, रिसीव किया, गेट किया, गेट करने की ट्राई की है। इसको हम कहते हैं रीड करना। अब जो किताब, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके पास किताब पढ़ी हो तो आप रीड करोगे, अगर आपके पास ये चीज पढ़े है, क्रिएट करके पढ़ा है, तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो ये नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास तीसरा था अपडेट। अपडेट में हमारे पास एक पार्शियल अपडेट होता है, और एक हमारे पास कंप्लीट अपडेट होता है। पार्शियल अपडेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सपोज कर ले, मैं डेटा जो मैंने भेजा था वो तीन था, तीन में से एक दो था और एक एक भी था। यहाँ से दो भी था, एक भी था, दो भी सेव हो गया, एक भी सेव हो गया। ये दो एक से मुराद मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नाम मैं लिख नहीं सकता। तीन से मुराद एज है, उसका नाम है, और दो से मुराद उसका एज है, और वन से मुराद सपोज कर ले उसका उसकी सैलरी है। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। अब पार्शियल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एडिट करना चाहता हूँ। पार्शियल का मतलब ये होता है अपडेट। अपडेट का मतलब एडिट करना। आपने फेसबुक पे पोस्ट कर लिया, अब उस फेसबुक पे पोस्ट जो होगा ना वो आप एडिट करते हैं, तो एडिट करोगे तो जो अपडेट वर्जन आपके पास लेटेस्ट आएगा वही पोस्ट होगा। ठीक है, तो सेम इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी होता है। पार्शियल में क्या होता है कि मैं सपोज कर ले, मैं थ्री को एडिट करना चाहता हूँ, सिर्फ थ्री को, टू को नहीं, टू और वन को छोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको इधर भेजूंगा, थ्री इधर आएगा, ये मेरे पास थ्री इधर आ गया, फिर ये थ्री इधर आ गया। अब ये थ्री जो है ना यहाँ पे जब आ गया तो थ्री सी थ्री ए बन गया, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया, एडिट किया। सपोज कर ले मैंने इसका नाम जो था अली ए एल से लिखा था, मैंने इसको ए एल आई से लिखा, अब ये थ्री ए ऐसे जाएगा, दोबारा इधर जाएगा, दोबारा इधर आएगा, और दोबारा इधर थ्री ए, थ्री सी थ्री ए बन गया। इसको हमने क्या किया, अपडेट किया, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। पार्शियल में क्या होगा, ये टू थ्री वन, ये सारे ये थ्री टू वन, इसको मैं एज अ होल अगर ब्रैकेट में बंद कर लूँ तो एक न्यू बन गया। ये सारा जो है ना ये इधर आएगा दोबारा, इसको हम कहते हैं कंप्लीट अपडेट। और डिलीट में तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे डिलीट मारो
और यहाँ से 3 डिलीट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू आईडी होती है, हर एक वैल्यू की कॉलम की यूनिक एक आईडी होती है। कॉलम की बात कर रहा हूँ, टेबल की। हर टेबल की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। उसके हिसाब से आप उसको क्या करोगे, डॉट डिलीट करोगे। आगे हम लिखते हैं आईडी का नाम, तो उस आईडी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ से 3 डिलीट हो जाएगा, 2 डिलीट हो जाएगा और 1 भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमने लास्ट देखा था। अब इस चीज को आज हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा देख लेंगे। और हाँ, ये तो लास्ट में ये भी नहीं देखा था, इसके साथ जो मैंने किया था वो ये था कि टेम्पलेट का। अब टेम्पलेट जो हमने सेट किया था ना लास्ट में, वो ये सेट किया था हमने कि सपोज कर ले, मैं नॉर्मली जो मैं टेम्पलेट सेट करता हूँ, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किस में काम किया था, मेरे ख्याल में इसी में किया था। अब जो लास्ट में मैंने टेम्पलेटिंग का काम करवाया था ना, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नॉर्मली नॉर्मली अगर हम देख ले, नॉर्मली हमारे पास जब भी मैं HTML की फॉर्म में लिखता हूँ, HTML कोई भी लिखते हैं ना, तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज कर ले मेरे पास 3 HTML है। एक बेस की जगह सब मैं कोई और नाम रख सकता हूँ, सर्विस डॉट एच टी एम एल है, होम डॉट एच टी एम एल है, अबाउट डॉट एच टी एम एल। अब ये तीन अगर मैं करना चाहता हूँ, तो इन तीनों के लिए मुझे अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। इन तीनों के लिए मुझे अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। कौन सा कोड? ये सारा कोड। मैं जो काम इसके लिए करूंगा, इसके लिए मुझे सारा कोड लिखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सारा कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी मुझे ये सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो इस काम को जेंगो ने आसान बनाया है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। टेम्पलेट इनहेरिटेंस से मुराद ये होता है कि हम एक बनाते हैं बेस HTML, बेस डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल बनाते हैं। अब बेस डॉट एच टी एम एल के नाम से जो फाइल हम बनाते हैं, इसमें हम बेसिक, जितना भी हमारा बेसिक कोड है, वो कोड जो हम, सपोज कर ले मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ। मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। उस फॉर्म में मैं लिखता हूँ कि लाहौर के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, और इंटरनली मैं लिखता हूँ जी जौहर टाउन की जितने भी लोग हैं। अब ये तीन चीज़ें जो मैंने बनाई है ना, ये तीन चीज़ें पाकिस्तानी, लाहौर, जौहर टाउन, ये तीनों चीज़ें हर एक जगह पे इंक्लूड हो रही है। ये तीनों चीज़ें मेरे हर फॉर्म में इंक्लूड हो रही है। सपोज कर लिए मेरे एक फॉर्म है, इसमें भी इंक्लूड हो रही है, इसमें भी इंक्लूड हो रही है, तीनों चीज़ें। एक बंदा है वो जौहर टाउन से भी है, पाकिस्तान से भी है, और लाहौर से भी है। तो ये तीनों चीज़ें जब इधर हो रही है ना, तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस HTML बनाते हैं। यहाँ पे एक बेस HTML बनाते हैं, उसमें ये तीनों चीज़ें पुट करते हैं। उसके बाद ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इसको हम यहाँ पे लिखते नहीं है, इनको हम यहाँ से इनहेरिट करते हैं। ये होम डॉट एच टी एम एल हो गया, इस चीज के ऊपर वाले को हम इनहेरिट करते हैं। फिर उसको हम यहाँ पे इस चीज को भी हम इनहेरिट करते हैं। अब ये जो तीन चीजें हैं ना, मुझे न्यू चीज यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा। सपोज कर ले वो फैसलाबाद का है, सपोज कर ले वो कराची का है, वो इस्लामाबाद का है, तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका। यहाँ पे कराची का है, इस्लामाबाद का है, पेशावर का है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, ये चीजें। लेकिन जो ऊपर वो लाहौर, जौहर टाउन और पाकिस्तान से है ना, वो मेरा इनहेरिट हो रहा है, वो यहाँ पे हर हर फॉर्म में तीन तीन चीजें आएगी। सब मैं बेशक 50 फॉर्म बना लूँ, 60 फॉर्म बना लूँ, मैं उसको यहाँ पे इनहेरिट करता जाऊंगा, तो ये तीन चीजें जो होगी ना, वो मेरे इस दो फॉर्म में हर वक्त आती रहेगी। सेम ये वाला काम हमारे पास यहाँ पे होता है। बेस डॉट एच टी एम एल बनाते हैं, बेस डॉट एच टी एम एल में बेसिक कोड लिखते हैं सारा। बेसिक कोड कौन सा है? ये वाला है, जो ये 2 लाइनें हैं और ऊपर से ये 2 लाइनें हैं। ये हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनहेरिट करते हैं उसको। इनहेरिट करते हैं उसको, सपोज कर ले हम होम में इनहेरिट करते हैं उसको, और हम उसको सर्विस में इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट या सर्विस, या इसको हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, कोई भी जो आपके लॉजिक के हिसाब से हो, इन सब में हम इसको इनहेरिट करना चाहते हैं। इनहेरिट कैसे होती है? सबसे पहले काम आपने ये करना है कि जो जो चीजें आप वहां पे लिखना चाहते थे, जो जो चीजें आप यहाँ पे लेके आना चाहते हो इस चीज में, उसके लिए आप क्या करो, बेस डॉट एच टी एम एल में जाके उसके लिए ब्लॉक्स बना लो। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो जो चीजें आप यहाँ पे करना चाहते हैं कि होम क्या शो करा ले, उसके लिए आपको बेस में ब्लॉक्स बनानी है। सपोज कर ले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लॉजिक के हिसाब से एक टाइटल दिखाना चाहता हूँ, और एक मैं ब्लॉग दिखाना चाहता हूँ, कंटेंट दिखाना चाहता हूँ। आप हेडिंग भी दिखाना चाहते हैं तो कर ले, आप पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो कर ले।
आप मैसेजेस दिखाना चाहते हैं, आप ब्लॉग के कमेंट वगैरह दिखाना चाहते हैं, कुछ भी हो, उसके लिए सेम एज ये, सेम जैसे ये बना हुआ है ना, सेम एज इट इज आपने कंटेंट के लिए, क्या नाम है, मैसेजेस के लिए, आपने कमेंट के लिए, आपने लाइक्स वगैरह के लिए, जितनी भी चीजें होती है उसके लिए बस ये ब्लॉग बनाना है। ये आगे नाम उसका आपकी मर्जी के हिसाब से होता है, ये वाला जो नाम है। उसके बाद जब हम ये चीज बनाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज जो हमने बना ली है, इसको हम उठा के कहीं इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं कि ये वाला, कि जो बेस डॉट एच है उसको एक्सटेंड कर लो, मतलब इंक्लूड कर लो यहाँ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोड है ना, ये वाला सारा, ये एक लाइन ऑफ कोड से यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जो चीजें हम वहां पे दिखाना चाहते हैं उनके अपना, ये तो मैंने नाम लिखा है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर नाम हो, इसके अंदर का अच्छा खासा कोड होता है। जो लॉजिक आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं वो इसके अंदर होता है। ये नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये तकरीबन स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे हम कोड लिखते हैं अपना HTML का, वो कौन सा कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये जो कोड था ना, ये वाला, पिशावर, सी, इस्लामाबाद, कराची, ये फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह, ये। अब वो चीज़ जो है ना, ये वाली, ये तो आ ही रही है, ये तो आ रही है हर जगह ये इससे। लेकिन जो मैं इसकी जगह यहाँ, क्योंकि जो जेंगो है ना वो फिलहाल इसको कर रहा है, इसी को साथ लेके जा रहा है। आपका क्या होगा, सारा काम इसी के अंदर होगा, फिर क्या करेगा, टाइटल शो करेगा, तो टाइटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा टाइटल शो होगा। उसके बाद नॉर्मली आपका जो भी ब्लॉक्स ऑफ कोड है वो ये इसके अंदर यहाँ पे लिखी गई है, वो सारा कोड आप यहाँ पे लिखते जाओगे। तो जो कोड आप यहाँ पे लिखती जाओगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वो इधर आएगा और यहाँ से URL पे चला जाएगा, URL पे हिट होके। तो ये चीज़ जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। क्लियर है अभी? जी सर, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो आज हमने करना है ना वो ये है कि कि CRUD ऑपरेशन करना है। आज थोड़ा सा मैं ये जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि अगले क्लास से मैंने कोशिश करना है कि वेबसाइट शुरू कर लूँ, प्रोजेक्ट जो है हमारा। क्योंकि मेरे पास कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी है, तो प्रोजेक्ट के अंदर अंदर वो थ्योरेटिकल चीज़ें भी समझानी है। अच्छा, उसके बाद तो ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक मैंने फॉर्म के बारे में हम बताया था। तो हमने एक फॉर्म भी देखा था कि फॉर्म हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक फॉर्म वो होता है जो आप यहाँ पे HTML में लिखो, सेम एज इट इज बना लो जैसे यहाँ पे बन जाता है। तो ये फॉर्म आपको यहाँ से गूगल से आराम से मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको उठा लो। तो यहाँ से आपको ये, तो ये आपको यहाँ से नॉर्मली मिल ही जाएगा, ये HTML की फॉर्म है। तो ये यहाँ से नॉर्मली जो फॉर्म होती है ना, इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके कोई भी फॉर्म यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या उठा सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम उठा के, एक हमारे पास ये फॉर्म होता है जो कि हम HTML में रखेंगे। एक हमारे पास होता है फॉर्म डॉट पी वाई के नाम से, जो कि जेंगो हमें बिल्ट इन प्रोवाइड कर लेता है। उसमें ये है कि आप सेटिंग वगैरह जो इसकी खूबसूरती होती है, जो इसके अंदर कोडिंग जैसे HTML CSS में हम करते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल से होती है। लेकिन उसमें ये फायदा है कि जेंगो जो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है ना, जैसे कि फॉर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा यूजर जाना चाहिए, कौन सा यूजर नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको जेंगो प्रोवाइड कर देता है उस फॉर्म में। अच्छा, तो वो हमने नॉर्मली वो भी डिस्कस किया था। अभी हमने ये काम करना है, वो है हमारे पास है CRUD ऑपरेटर, CRUD ऑपरेशन, कंप्लीट CRUD ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला CRUD ऑपरेशन हमने यहाँ पे करके दिखाना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये फॉर्म बनाया है। ये फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि ये फॉर्म मैंने किस तरीके से बनाया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे मॉडल डॉट बनाया है, मॉडल डॉट पी वाई में सेम एक ही मैंने वो बनाया है इसका। यहाँ पे एक ही क्लास है जो हम ये हमारा वहाँ पे जाके, अच्छा एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ आप यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडल को कहा है कि क्योंकि फॉर्म में जो डाटा आप पुट करते हैं ना, यहाँ से फॉर्म में, अब फॉर्म में जो डाटा आप पुट करते हैं, तो फॉर्म का डाटा जो है इसको हम इनपुट कह सकते हैं, कि यहाँ से जो डाटा जाएगा ना वो कहाँ जाएगा, किसने किसी डेटाबेस में से हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप तीन चीज़ें भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो जिस टेबल में आप इसको सेव करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको तीन चीज़ें शो, उसके लिए भी आपके पास तीन चीज़ें ही शो होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो कोई मसला वगैरह आ सकता है यहाँ पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने सर, यहाँ पे मॉडल बन, जी जी। सर ये आपने न्यू मॉडल बनाया, क्योंकि सर इससे पिछली क्लास में हमने जो मॉडल बनाया था ना, वो आपने एफ नेम एल एम वाला जो नहीं, बनाया था। ये तो वो तो अलग है ना, ये वो ये है, तो मैं सर नहीं, ये फिर
वो सर ये है। हमें ना इस वजह से एरर आ रहा था, आपने लास्ट क्लास में सर वो शायद बताया नहीं, पता नहीं किस तरह होना सर। किस चीज़ कह रहा था आपको? मतलब सर आपने ये न्यू एक और मॉडल बनाया था फिर नेक्स्ट नहीं, अब प्रीवियस देखो, क्लास में। देखो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या कहा था कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट चूज करना है। जो जो मैं कोड करूंगा उस कोड को आप अपने कोड में कन्वर्ट, क्योंकि मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो देखो, मैंने एक टाइम पे अभी क्या किया है। मैंने एक टाइम पे आपको पिछला लेक्चर भी रिपीट करवाया, क्योंकि उसमें HTML था। फिर बीच में मैंने फॉर्म भी पढ़ाया। फिर बीच में मैंने मॉडल भी करवाया। तो ये तो मैं अपनी लॉजिक के हिसाब से चीज़ें लिखता रहूंगा ना, मैं तो आगे पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये जो कोड है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने टेम्पलेट के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये माई ऐप के नाम से है और इसका माई साइट है। जो ये मेरा कोड है, यहाँ से देख लीजिए, मैं दूसरा खोल रहा हूँ। जो ये मेरा कोड है, अब ये मेरे लॉजिक की दूसरे के मुताबिक है, क्योंकि इसमें मैं क्रड ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो क्रड के लिए मैं अलग से कोई प्रो मॉडल बनाऊंगा, ये कोई मसला नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी होती है। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो मॉडल आप बना रहे हैं और जो कोड आप कर रहे हैं, वो कहाँ पे कैसे शो हो रहा है। अब ओके ये सर। जो मैंने मॉडल बनाया है ना, ये वाला मॉडल मेरा क्रड ऑपरेशन का है। ये जो मॉडल मैंने बनाया था, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो मॉडल डॉट पी वाई समझाया था, ये वो है कि आप दो भी बना सकते हैं, आप तीन भी बना सकते हैं। मैं इसी को यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय लिखूंगा। जो मेरा यहाँ पे है, इधर मैं एम्प्लॉय लिखूंगा। उसके बाद मैं फॉर्म में आऊँगा। फॉर्म में यहाँ पे जो मैंने यूजर लिखा है, इसकी जगह मैं एम्प्लॉय लिखता हूँ। और मैं दूसरे काम में ये करूँगा कि मैं एडमन डॉट पी वाई में जाता हूँ। और एडमन डॉट पी वाई मैंने जो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, इसकी एम्प्लॉय करने पास बात खत्म। सेम वही एम्प्लॉय वाला काम इधर भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैंने नाम उस हिसाब से रखे हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट फॉर्म नहीं होते जैसे, उस तरीके से बनाया हुआ है। ओके सर। अच्छा, अब ये मैंने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है क्लास यूजर मॉडल्स डॉट पी वाई, और इसके अंदर ये फील्ड है। एक नाम का फील्ड है, एक ईमेल का फील्ड है, एक पासवर्ड का फील्ड है। उसके बाद जब मैंने ये बना लिया मॉडल्स और मॉडल डॉट पी वाई, उसको आपने क्या करना होगा, ये तो लाजमी बात है, इसको आपने यहाँ एडमन पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो एडमन डॉट रजिस्टर, यहाँ पे मॉडल का नाम, और मॉडल कहाँ से आ रहा है उसको आपने इंपोर्ट करना है। डॉट से हमेशा मुराद होता है ऐप का। अगर आपने डॉट भी लगा लिया तो भी ठीक है। अगर ये आप यहाँ पे माई ऐप भी लिखोगे ना, तो भी आपको कोई एरर नहीं आता। तो आप डॉट लिख ली, यहाँ पे माई ऐप का नाम लिख लिखो, दोनों सेम ही होती है। यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया। और यहाँ पे आप कोई भी नाम रख ले इसका। कोशिश कर ले कि एडमन के साथ यूजर जो आपका नाम होगा ना, यहाँ पे उसका नाम रख ले, नहीं तो कोई भी नाम रख ले। और ये जो मेथड्स है, एडमन डॉट मॉडल एडमन, जो फॉर्म में भी इस तरीके से होती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। लिस्ट डिस्प्ले से मुराद ये होता है कि ये चीजें जाके वहां पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद इधर आके आपको पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास जो यहाँ पे डाटा था, ये वाला मेक माइग्रेशन। तो ये मेरे पास ये डाटा आ गया। अब इसको क्या करना होगा, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि इसको हम माइग्रेट करें। ये वार्निंग वगैरह आपको आती रहेगी, इसको आप लोग देख लिया करें। वार्निंग को छोड़ना नहीं है, वैसे वार्निंग आपको कोई मसला बनाता नहीं है, लेकिन इसको देखना लाजमी होता है। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, ये जो डाटा मेरे पास था यहाँ पे मॉडल, ये मेरा कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, ये मेरा कन्वर्ट हो गया एडमन में। सॉरी, क्या कह रहा हूँ, मॉडल डॉट पी वाई में सिक्वल में हमारे पास ये डाटाबेस बन गया, डाटाबेस में ये हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटाबेस बना है या नहीं बना। मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे हम जाते हैं एडमन में। अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हमने, तो मैं नॉर्मली लिखता हूँ एडमन एडमन ही लिखता हूँ। तो ये आई थिंक बना हुआ है। तो ये जो बनाने का तरीका है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये बनाने का तरीका ये होता है कि अगर ये आपके पास एडमन एक ही होता है, फिलहाल आप मल्टीपल एडमन भी बना सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि आपने फेसबुक का पेज बनाया है,
तो फेसबुक पेज का जो मेन हेड है वो आप ही हो, लेकिन आप मॉडरेटर वगैरह भी बना सकते हैं। सेम ये वाला काम इधर भी होता है। मॉडल में एडमिन आपने अपना ही रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट या जो वेबसाइट होता है वो आपका ही होता है, तो आपने उसको अपना ही बनाना है। उसके बाद अगर आपने और किसी को एक्सेस वगैरह देनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका ये था कि हम यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, यहाँ पे आप सुपर यूजर क्रिएट कर ले, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सुपर यूजर क्रिएट है। उसके बाद आपसे नाम वगैरह मांगेगा, जो कि मैंने जैसे जैसे करवाया था ना, ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, वो आप दे दे। उस तरीके से आपका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। जो डीबी में आपने ये चीज़ बनाई है, ये ये आपका वहाँ पे डीबी में सेव हो जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये सेव हो रही है। तो ये एरर इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो ये मैंने बनाया है, ये मैंने रन नहीं किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तब जाके ये रन हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे सेव हो रही है। ये मैंने ये किया है, लेकिन इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं। अब ये मेरा यूज़र है और यहाँ से मैं चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। ये कौन कौन सी चीज़, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये देख तीन चीज़ें आ रही है, ये आईडी नहीं आ रही। अब लोग मुझे कोई बता सकते हैं कि आईडी क्यों नहीं आ रही है? हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है। सर जी क्योंकि ये यूनिक है इसलिए। नहीं, आईडी जो होती है ना वो जेंगो में बिल्ट इन होती है। बिल्ट इन से मुराद ये कि अगर आप आईडी लिखोगे या नहीं लिखोगे ना, लेकिन आईडी काउंट हो जाती है। ठीक है, नहीं तो आप पीएचपी या जहाँ भी किसी चीज़ में काम करते हैं ना, तो आपको आईडी के बगैर कुछ होता ही नहीं है। आईडी की भाई बात बार बार बता रहा हूँ, आईडी, ये आपने जो बात की आईडी यूनिक होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आईडी यूनिक होती है हर वक्त एक कॉलम के लिए। जैसे यहाँ पे आपने एक बनाया हुआ है, इधर ये, तो इस एक यूजर के लिए आईडी वन हो गई है, बस ये आईडी वन के नाम से ये होगा हर वक्त। लेकिन आईडी यूनिक होती है, एक चीज के लिए एक आईडी हो सकती है। लेकिन इधर जो जेंगो है ना, अगर आप पीएचपी वगैरह में काम करते हैं तो आप आईडी के बगैर आपको कुछ चलता नहीं है। लेकिन जेंगो ने बिल्ट इन बनाया है ताकि एरर वगैरह से जान छुड़वाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होती है कि आईडी आपको बनाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, वो बिल्ट इन आपको प्रोवाइड कर लेता है। नहीं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डाटा डाल दूँ, मैं यही डाटा डाल लेता हूँ रेंडमली, कोई डाटा है तो इसका मैं सेव कर लो यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आईडी नंबर 32 इसके आ गई। तो ये 32 नंबर आईडी में यूनिक डाटा इसने ले लिया, ये वाला डाटा उसके अंदर स्टोर हो गया इस आईडी के अंदर। ठीक है, तो ये आईडी यहाँ पे मैंने हालांकि लिखा नहीं था, लेकिन ये बिल्ट इन हर वक्त होता है, ये बात माइंड में रख ले। हालांकि यहाँ पे देख इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन वहां पे आ गई है, ये बिल्ट इन हर वक्त होती है। और जो ये थोड़ा सा प्यारा सा नजर आ रहा है और ये चीज जो ये आगे पीछे जा रही है, ये हमारी सिर्फ इसकी वजह से होती है। अगर ये चीज आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा डिस्प्ले कर लेता है चीज को। तो ये मेरे पास मॉडल बन गया। अब जैसे मेरे पास मॉडल बन गया, तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये डीबी है, ये मेरे पास फ्रंट एंड है, और ये सर्वर साइड है। ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन चीजें बना ली है। किसके लिए? मेहमानों के लिए मैंने जगह बना ली है। जो मेहमान आएगा उसको हम यहाँ बिठा देंगे। मेहमान आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। अब यहाँ से जो मेहमान आएगा वो हमारे पास मेहमान है फॉर्म डॉट पी वाई का। तो फॉर्म डॉट पी वाई के लिए हमने कुछ कोड किया हुआ है, और एक जो जेंगो का बिल्ट इन फॉर्म है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तीन चीजें जाएगी, और वहाँ पे तीन चीजों का उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो ये तीन चीजें जो यहाँ पे लिखी है ना, अब इसको देख लेते हैं कि इसको फ्रंट एंड में कैसे दिखाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं सीएसएस में जाता हूँ। अच्छा, एक बात और, ये जो काम है ना, इसको फिलहाल आप लोग इग्नोर कर ले। आप ऐसे समझ ले कि, क्योंकि ये अगले जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा ना, तो प्रोजेक्ट में मैं सिरे से शुरू कर लेता हूँ। अभी आप ऐसा समझ ले कि ये बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस जो है ना, बूटस्ट्रैप में से आपसे किसी ने नाम सुने? जी सर सुना हुआ है। क्या होती है बूटस्ट्रैप? सबसे पहले मुझे आप बताओ एचटीएमएल क्या होती है, कोई एक बंदा। सर जी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाँ, आगे किस लिए यूज होती है? तो सर बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए एक वेबसाइट की। फाउंडेशन कह सकते हो या स्केलेटन कह सकते हो। जी सर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का आप स्केलेटन जब बनाते हैं ना, तो वो हमारे पास किस में होते हैं? वो हमारे पास एचटीएमएल में होती है। अब जो स्केलेटन से मुराद ये होता है कि आपने गाड़ी का ढांचा बना लिया, गाड़ी का ढांचा बन गया, तो स्टील है, कोई मिक्स है, कहीं जंग लगी हुई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अजीब किस्म की पड़ी है। अब इस एचटीएमएल को, जो अजीब किस्म की पड़ी थी, इसको हमने प्यारा बनाना है, इसको कलर शलर देने हैं, कौन सा चीज ब्लैक होना चाहिए, कौन सा चीज व्हाइट होनी चाहिए।
तो ये जो कलर शलर देने हैं, या ऐसा कह सकते हो कि कमरा है, जब हमने कमरा बनाया था तो उसका क्या था, अजीब किस्म की कलर थी, वो खूबसूरत नहीं थी। लेकिन उसको हमने सीएसएस के थ्रू क्या करना होगा, ब्यूटिफिकेशन उसको देनी होगी। तो सीएसएस मेन काम क्या करते हैं, एचटीएमएल को खूबसूरती प्रोवाइड कर लेते हैं सीएसएस। अब सीएसएस नॉर्मली आप खुद भी कर सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पर सीएसएस नहीं आती, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या कर लेते हैं कि जो सीएसएस आप सीखते हैं, आप लिखते हैं, आपको आनी चाहिए, सीएसएस आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि उसके अंदर अगर किसी ने, क्लाइंट ने आपको कहा कि इसके अंदर ये चीज़ चेंज कर लो, या ये चीज़ें मुझे ऐसी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो वगैरह वगैरह, तो वो आपको आनी चाहिए। बाकी जो सीएसएस है ना, वो जो सीएसएस आपको नहीं आती, वो बूटस्ट्रैप आपको बना बनाया प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब वो इतने लाइन ऑफ कोड आपको दे देते हैं कि जिस चीज़ को आप वहाँ पे पुट करते हो या ट्राई करते हो लिखने की, वो खुद ही बूटस्ट्रैप बता देते हैं कि हाँ ये मेरे पास मौजूद है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो कि मुझे फलां चीज वाइट चाहिए, वो कहते हैं आप रहने दे, मेरे पास मौजूद है, मैं कर लेता हूँ। तो ये सारे काम आपको बूट स्टेप बने बनाए दे देते हैं। तो इधर बूट स्टेप जो मैंने सीएसएस के अंदर लिखा हुआ है ना, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब बूट स्टेप आपको सिर्फ सीएसएस प्रोवाइड नहीं करता, बूट स्टेप आपको सिर्फ सीएसएस प्रोवाइड नहीं करता, बूट स्टेप आपको ये भी बता देते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन है, सेम एज इट इज जावास्क्रिप्ट भी बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट दो चीजों के लिए काम करती है, फ्रंट एंड के लिए भी काम करती है और बैक एंड के लिए भी काम करती है। अब जो फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर लाइब्रेरीज होती है। बातें मैं थोड़े से हैवी हैवी बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें आप लोगों को हजम करने की ट्राई करनी है। अगले प्रोजेक्ट में मैं फिर करूंगा, ये बातें करूंगा भी और प्रैक्टिकली करवा दूंगा ये। समझ आ रही है ना? जी सर, पता चल रहा है। अच्छा। अब क्या होता है कि हमारे पास जो बूट स्टेप होती है ना, यहाँ पे बूट स्टेप सिर्फ आपको ये प्रोवाइड नहीं करता कि आपको सीएसएस प्रोवाइड कर, अच्छा मैं दिखा देता हूँ बूट स्टेप आपको कितना सीएसएस प्रोवाइड कर रहा है। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा, ये देखो इतना लाइन ऑफ सीएसएस। अगर मैं आपको कह दूं तो आप तकरीबन 6 महीने आपको लग जाएंगे चैट जीपीटी यूज ना करो तो। इतना लाइन ऑफ कोड अगर आप सीएसएस लिखोगे, ये देख ले, अभी तक हाफ खत्म नहीं हुआ, अभी तक हाफ सीएसएस खत्म नहीं हुआ। तो ये सीएसएस मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे बूट स्टेप प्रोवाइड कर रहा है फ्री में। मुझे वो कहता है कि आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई सीएसएस नहीं लिखा। अब सीएसएस मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको सीएसएस ये प्रोवाइड नहीं कर के दे रहा, सीएसएस आपको साथ साथ कह रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल फंक्शनैलिटी होती है ना, फ्रंट एंड, जैसे मैं यहाँ पे, ये फ्रंट एंड है, सपोज कर ले मेरे पास ये फ्रंट एंड है। अब ये जो मैं ट्रैफिक पर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर लिया, ये जावास्क्रिप्ट से होता है, ये फ्रंट एंड है ना, तो फ्रंट एंड तो पाइथन में होता नहीं है। तो ये जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है ना, ये सारे जावास्क्रिप्ट से हो रही है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक बैकएंड में सर्वर साइड में चला गया, फिर ये पाइथन जंगू के पास चला जाता है। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे कह रहा है कि आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। ओ क्या कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं, बूटस्ट्रैप, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करके दे देता हूँ, ये देख ले, ये आपको प्रोवाइड करके उसने दे दिया। अब इसका लाइन ऑफ कोड आप चेक कर ले कितना ज्यादा है। ये भी बूटस्ट्रैप ने आपको फ्री में प्रोवाइड कर लिया। बूटस्ट्रैप ने आपको कहा कि ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जब भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट की काम हो, बटन क्लिक करना हो, या कुछ भी हो जावास्क्रिप्ट की, जो नॉर्मली तकरीबन 80% ये चीज यहाँ से आपको कह रहा है कि मैं आपको प्रोवाइड करके फ्री में दे देता हूँ। फिर बूटस्ट्रैप आपको साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो बेसिक लाइब्रेरीज है जो जेएस वाले लोग यूज करते हैं, जो कि एक जे क्यूरी होती है और एक पॉपर डॉट जेएस होती है, वो आपको कहते हैं कि इसको भी आपको सीखने की जरूरत नहीं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करके दे देता हूँ। ये देखो, बस आप सिर्फ क्या करो, इसको ले आओ अपने सिस्टम के अंदर। अब मैंने ये लिख लिया, मुझे कहीं भी किसी भी जगह मुझे मैं जब भी प्रोग्रामिंग करूंगा तो आपको मैं नजर नहीं आऊंगा कि मैं कहीं जावास्क्रिप्ट कोड लिखूंगा। ये देख लीजिए मेरे पास फ्री में आ गई है, उसके बाद ये भी फ्री में आ गई है। तो ये चीजें कैसे फ्री में आती है, कैसे लिखना होता है, ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो प्रोजेक्ट में इसकी सीरीज से शुरू करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे आती है। लेकिन आपके माइंड में हो कि ये जो कोड मैं कर रहा हूँ और जो मैं चला रहा हूँ, जो मैं सर्वर साइड पे बैक एंड में कोड करूंगा अभी, उसके पीछे जावास्क्रिप्ट भी है और उसके पीछे सीएसएस भी है और उसके पीछे jQuery भी है, पॉपर डॉट जेएस भी है। क्लियर है ये बात? ये कैसे आती है वो हम बाद में देख लेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ टेम्पलेट्स पे।
उसके बाद मैं आता हूँ टेम्पलेट्स पे। अब मैंने क्योंकि फ्रंट एंड डिजाइन करने, फ्रंट एंड तैयार करने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस डॉट एच टी एम एल पे आते हैं। बेस डॉट एच टी एम एल में ये मेरा बेसिक कोड है। उसके बाद ये भी मेरा बेसिक कोड है, ये बेसिक कोड चलता जा रहा है चलता जा रहा है। उसके बाद ये चीज़ आती है न्यू। ये जो न्यू चीज़ है ना, इसका मतलब ये है कि जो बूटस्ट्रैप मैंने वहां पे इंक्लूड किया था ना, लिखा था, उसको मैंने एच टी एम एल के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है। जब भी मैंने कहा है कि एच टी एम एल का कोड जब भी हम लिखते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैटिक और स्टैटिक करली ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट आता है, उसका नाम है स्टैटिक। अब स्टैटिक एक फाइल है जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी होती है, यहाँ पे ये है। इसका मतलब ये स्टैटिक फाइल का जो ताल्लुक है वो यही जेंगो के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक है स्टैटिक का। तो ये जो ताल्लुक है ना, इसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में लोड स्टैटिक करते हैं। हम उसको बता देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक फाइलों को लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ इधर HTML में, आप इंक्लूड कर लो। तो ये जो काम है ना, आप इंक्लूड कर लो, लेके आने की ट्राई करना, वो सारा ये करेगा। तो आपने हमेशा के लिए क्या करना है, जब भी स्टैटिक फाइल यूज करनी है, जब भी स्टैटिक फाइल कौन कौन सी होती है, JS की फाइल होती है और HTML की फाइल ही होती है। जब भी आपने स्टैटिक की फाइल इंक्लूड करनी है तो आपको लोड स्टैटिक करना होगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोड स्टैटिक यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ हम उसको इंक्लूड करते हैं तो हम उसको बता दें कि स्टैटिक के अंदर, ये स्टैटिक के अंदर CSS के नाम से फोल्डर है, स्टैटिक के अंदर CSS के नाम से फोल्डर है और उसका नाम है bootstrap.css, उसका नाम है bootstrap.css। इसका मतलब ये कोड आपके इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब जो भी डिजाइन प्रोवाइड करके दे रहा है वो आपको CSS वो यही दे रहा है, थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे वो आप खुद करोगे। उसके बाद नीचे आते हैं, ये वही वाला काम है कि मैंने आपसे कहा कि जब भी मुझे कंटेंट चाहिए तो कंटेंट के लिए मैं क्या करूंगा, ये बेस डॉट HTML है। मैंने कहा कि ये डिव के बाद, ये डिव एक कह सकती हो कि HTML के अंदर एक पार्ट्स होती है, जगह जगह प्रोवाइड करना, टुकड़े टुकड़े करना चीजों को। ठीक है। तो ये एक डिव हमने बना लिया। डिव का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, ये मेरे पास वेबसाइट है, ये मेरे पास वेबसाइट है, ये उसके पार्ट्स है, इसको हम कह सकते हैं एक डिव है। एक पूरा एरिया ले लेते हैं। अब मैं अगर इस डिव को मैं कह दूं कि कलर ऐड करो, इस डिव को अगर मैं कह दूं कि कलर ऐड करो, तो ये डिव जो है ना, क्योंकि इस डिव का ताल्लुक इससे है, ये डिव रेड यहाँ से उठाएगा, सिर्फ इसको रेड करेगा, इस एरिया को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। ये डिव नंबर 2 है। इसको अगर मैं कह दूं, सपोज कर लिए डिव 2 है, इसको मैं कह दूं कि इसका कलर ये कर लो, तो ये कलर इसका ये करेगा। इस तरीके से डिव पार्ट्स पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है। डिव आपका क्या करता है, कोड को डिवाइड कर लेता है, एरिया को। तो ये मैंने डिव बना लिया। अब ये डिव यहाँ से क्लोज और ओपन होती है, HTML के टैग्स हमेशा क्लोज और ओपन होती है। तो ये मैंने कहा कि एक डिव बना ले, एक एरिया इसने क्रिएट कर लिया, किसके लिए, कंटेंट के लिए। कंटेंट के लिए हमने क्या बना लिया, ब्लॉक्स बना लिया। ये तरीका होता है कि इस जावास्क्रिप्ट को लोड करने का, जैसे ऊपर हमने देखा था ना HTML को, CSS को लोड करने का। ये अगले क्लास में मैं दोबारा बताऊंगा ये चीज। यहाँ तक क्लियर है। अब जी हमारे सर पास क्लियर दूसरा है। स्टेप आता है होम डॉट एच टी एम एल। होम डॉट एच टी एम एल में हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मली होम डॉट एच टी एम एल, इधर इसकी जरूरत नहीं है, ये वैसे लिखा हुआ है। हम लिखते हैं एड शो डॉट एच टी एम एल। एड शो का मतलब ये है कि एड एंड शो, मतलब जो मैं चीजें दिखाना चाहता हूँ ना, फॉर्म जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने नॉर्मल सा कोड किया फ्रंट एंड का। ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है, सीधी सी बात अगर ये कर लो तो ये कोड कंप्लीटली इसका मैंने हेल्प लेके थोड़ा सा फॉर्म को साफ सुथरा बनाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो लिखने का तरीका वही है जो मैंने आपको समझाया था। एक्सटेंड किया मैंने किसको, बेस डॉट एच टी एम एल को। इसका मतलब बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर जो भी कोड होगा इसके अंदर, वो सारा इधर आ जाएगा। उसके बाद ये डिव बनी है, इसके साथ आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, ये डिव बनी है, इसका ताल्लुक कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं CSRF टोकन। CSRF टोकन क्या होती है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के फॉर्म है, एक HTML का फॉर्म है और एक हमारे पास फॉर्म डॉट py है। अब जब हम HTML का फॉर्म यूज करेंगे ना, तो HTML के फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होती है ना, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद होता है कि कौन सा बंदा जा सकता है DB तक, यहाँ तक पहुंच सकता है, कौन सा नहीं पहुंच सकता, वो हम यहाँ पे बताएंगे उसको। उसके लिए जेंगो ने कहा कि अगर आप HTML का यूज करोगे ना, तो उसके लिए आप CSRF यूज कर लो। CSRF आपको क्या करेगा, बिल्ट इन हमने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, वो आपकी फॉर्म को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके दे देते हैं। ठीक है। तो CSRF आपको एरर भी देगा, ये जब आप नहीं लिखोगे तो CSRF आपको एरर देगा। तो हमने कहा कि एक CSRF बना लो। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है,
इस एक लाइन ऑफ कोड से आपका ये वाला फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ये बात माइंड में रख लें। ये जो फॉर्म आपने बनाया था फॉर्म्स डॉट पी वाई, जिसको मैं कहता हूँ जेंगो डॉट फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये आपको यहाँ से क्या होता है, आपने इसको कहा कि इधर इंक्लूड हो गया, मतलब वो जो फॉर्म है ना ये वाला, कि उसके अंदर एक नाम होगा, एक ईमेल होगा, वो पासवर्ड होगा, वो इस एचटीएमएल के अंदर आ गया। जब आ गया तो वो तो बड़ा बदसूरत सा होता है। उसके अंदर थोड़ी सी हमने खूबसूरती बनाने के लिए हमने ये चीजें बस कोड की है, जो कि नॉर्मल एचटीएमएल के फॉर्म से किया है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एचटीएमएल का फॉर्म भी यूज किया है, और हमने जेंगो डॉट पी वाई का जो फॉर्म है फॉर्म्स डॉट पी वाई वो भी हमने यूज किया है। ये जो जेंगो ये वाला जो है ये एचटीएमएल का है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये जेंगो वाला फॉर्म। उसके बाद हमने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इफ एल्स लगाएंगे तो इफ एल्स इधर लग सकती है। तो ये नॉर्मली इस इफ एल्स का मतलब ये होता है कि जब भी, अगर टेबल के अंदर, ये जब मैं प्रैक्टिकली इसको रन कर लूंगा ना तो सही समझ आ जाएगी। टेबल के अंदर ये वाला काम हो, उस टेबल के अंदर ये वाला काम हो, तो आप क्या करो, एस टी यू मैंने एक जगह बनाई हुई है, वहां पे उनकी नाम वगैरह लेके आओ, वहां पे उनकी नाम वगैरह लेके आओ। अगर उनकी नाम वगैरह नहीं आती, जो भी चीजें होती है, जब मैं अपडेट वगैरह मारूंगा उस पर, जब भी मैं कोई डाटा उसके अंदर अपडेट कर लूँ, तो तब जाके आपने उनको ये वाली चीजें नहीं दिखानी। ठीक है, एल्स में आप क्या करो, एल्स में आपने उसको दिखाना है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक लॉजिक बनाया, इस लॉजिक से, फ्रंट एंड की लॉजिक से कंफ्यूज नहीं होना, ये वक्त के साथ साथ आपको याद आ जाएगी, ये पता भी चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक फॉर्म होता है, ये वो फॉर्म है जो मेरा डाटा, ये मैं फ्रंट एंड अपना जो अभी रन करूंगा ना उसकी बात कर रहा हूँ, ये वो एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म, ये वो फॉर्म है जो यहाँ से डाटा को हम लिखेंगे, इधर इनपुट करेंगे, फिर इनपुट करेंगे, फिर इधर इनपुट करेंगे, वो डाटा यहाँ से आएगा इधर, यहाँ पे हमारा बैक एंड है, सर्वर साइड, ये हमारे पास बैक एंड है। फिर इधर आएगा, यहाँ पे हमारे पास डीबी है। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि जो चीज़ आपको इस एरिया में दिखाएंगे, इस एरिया में ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, ये जो फॉर्म है ना ये भी मेरे सेम इस जगह पे ये भी शो होगा, इधर भी एक ही लाइन पे शो हो जाती है। लेकिन ये वो फॉर्म है जहाँ से डाटा आएगा, ये वो फॉर्म है जो डेटाबेस से गुजर के यहाँ से डाटा जाएगा इसके अंदर। मतलब ये कि यहाँ से HTML की CSS में, JSON में, उसके बाद पाइथन में कन्वर्ट हो गया, पाइथन में आ गया, उसके बाद डीबी में आ गया, उसके बाद डीबी से यहाँ पे दोबारा आएगा, ये वो डाटा है, ये वो टेबल है। तो मैंने इसको कहा कि जब तक ये जो टेबल है ना वहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ, वो मैंने कहा कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होती, मतलब यहाँ से डाटा नहीं जाता, तो आप इसको तब तक क्या दिखाओ, यहाँ पे नो रिकॉर्ड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लिखा हुआ है, ये वाला लॉजिक लिखा है ना, ये इसी के लिए लिखा है, ये कि जब तक वो डाटा जो जा रहा है, ऊपर वाला जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल, डाउनलोड, वो ट्राई करने की कोशिश करते हो, इंपोर्ट करने की कोशिश करते हो, अगर वो चल रहा है, वो फॉर्म चल रहा है, ये सारा वही कोड है कि अगर वो फॉर्म वगैरह चल रहा है तो ठीक है। अगर वो फॉर्म नहीं चलता वहां पे, तब तक किसी ने डाटा डाला नहीं है, तो आप क्या करो, टेबल के अंदर एक चीज लिख लो जिसका नाम है नो रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और बनाई है, अपडेट डॉट एच मतलब इस फॉर्म में वो डाटा आएगा, HTML का फॉर्म है ये भी, कि जब हम अपडेट करें, पार्शियल अपडेट करें या इनिशियल अपडेट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फ्रंट एंड CRUD के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आते हैं, मेन जो हमारा चीज़ है वो है व्यू, क्योंकि इस सारे काम के लिए हमने, क्योंकि फ्रंट एंड तो तैयार हो गया इसका, इसका जो फ्रंट एंड का कोड था, जो भी था, फ्रंट एंड तैयार हो गया। इसका मतलब कहाँ पे था हमारा काम, ये वाला इधर था। इसका मतलब जो मेहमानों के लिए हमने यहाँ पे जगह बनाई थी, मेहमान हमारे तैयार हो गए, 3 मेहमान है तैयार हो गए यहाँ पे, कैसे जानी है कैसे आनी है वो सारा तैयार हो गया। डीबी भी तैयार हो गई थी, मेहमानों के लिए जगह भी तैयार है। लेकिन मेहमानों के लिए जो यहाँ से गाड़ी की जरूरत है, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, वो हमने अभी करना है। ये जो काम है ना व्यू डॉट पी वाई में, ये अब हमने करना है। अब हम इधर आते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है कि फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, जो हमारे पास फॉर्म यहाँ पे बना हुआ था, उस फॉर्म ने हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा को ले गया, स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो डाटा है, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है ना ये वाला, इस फॉर्म का ये नाम है। तो मैंने इसको कहा कि पहले तो इसको ले आओ, तो ये कहता है कि ठीक है उसको लेके आते हैं। तो पहले इसको लेके आ गया, उसके बाद यूजर जो मॉडल में हमने यूजर बनाया था उसको लेके आ गया। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन में हमने क्या किया, बिल्ट इन रिक्वेस्ट पास हो जाती है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्ट इन एक रिक्वेस्ट पास होती है।
उसके बाद ये यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इफ मैंने कहा एक कंडीशन लगा लो, रिक्वेस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या होता है, डाटा होता है, जो डाटा आता जाता है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर जो डाटा की जाने के टेक्निक्स है, यहाँ से जो डाटा निकलते हैं ना, यहाँ से, जो मैं आप लोगों को बार बार ये चीज भी दिखाता होता हूँ कि यहाँ से डाटा निकलता है, अब यहाँ से जो डाटा निकल रहा है ना, जो जेसन में डाटा है, इस डाटा को हमने क्या किया, रिक्वेस्ट में काउंट करते हैं ना, ये रिक्वेस्ट में सेव हो जाता है ये डाटा। तो रिक्वेस्ट को मैंने कहा कि रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट का है, पोस्ट मेथड कौन सा होता है, डाटा को क्रिएट करना। तो आप क्या करो, अगर आपका रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट का है, मतलब अगर आपका जो रिक्वेस्ट आया था, जिसने रिक्वेस्ट भेजा था, अगर वो कहता है कि आप पोस्ट करो, क्रिएट करो डाटा को, तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप उसके लिए क्या करें, एक वेरिएबल बना लो, मैंने बना लिया। और मैंने उसको कहा कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो डाटा आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो डाटा आएगा, यहाँ से इस डाटा से जो आएगा, उसी को पोस्ट कर लो। फिर मैंने एक और बात बताई है कि हाँ ठीक है, वो तो कहेगा कि ठीक है, ये डाटा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये डाटा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन वो डाटा तो खाली होगा। अभी मैंने उसको कहा कि क्योंकि मैं इसके अंदर, इस चीज के अंदर हूँ, दूसरा एफ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड एफ, नेस्टेड इफ एल्स जो है वो है। मैंने इसको कहा कि ये फॉर्म जो है ये वेरिएबल है, इसका मतलब जो स्टूडेंट से यहाँ से फॉर्म से डाटा जो जा रहा है इस फॉर्म से, वो इस एफ एम के अंदर स्टोर हो गया। मैंने इसको कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर एफ एम जो है, इसके अंदर जो स्टूडेंट से डाटा आएगा, सपोज कर ले, अभी मैंने इसको कहा कि यहाँ से जो एफ एम से जो डाटा था ना, 3 डाटा है मेरे पास, वो यहाँ से निकल चुका है, वो यहाँ से निकल चुका है एफ एम के अंदर स्टोर, लेकिन सर्वर पे आ गया। सर्वर ने इसको कहा कि आप आ जाओ, लेकिन रास्ते में सर्वर ने इसको कहा कि नहीं 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 नहीं, सीधा सीधा नहीं जाना आपने, यहाँ पे उसको कुछ बता रहा है कि आप ये काम आपको करने चाहिए, ये काम आपको नहीं करनी चाहिए। ये डाटा यहाँ से निकल चुका है, लेकिन ये इधर सर्वर इसको अब समझाएगा कि इस डाटा के ऊपर आपको ये चीजें करनी चाहिए, तब जाके इसको इधर अलाउ कर लो टीवी में, नहीं तो इसको कह दो कि नहीं, आने की जरूरत नहीं, मत आना। बात समझ आ रही है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है इनवैलिड, ये बिल्ट इन होता है जेंगो के अंदर। ये आपको वैलिडिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। वैलिडिटी से मुराद कि आपको कौन से काम करनी चाहिए, कौन से काम नहीं करनी चाहिए। इधर हम उसको बता रहे हैं कि एक वेरिएबल बना लो, एफ डॉट क्लीन डाटा। क्लीन डाटा से मुराद डाटा को, मुझे एक सेकंड दे दे थोड़ा सा। अच्छा, तो इधर मैंने इसको कहा कि जो डाटा आपके पास आएगा, तो हमारे पास एक मेथड होता है कि डाटा क्लीन करना, ये जेंगो आपको बिल्ट इन दे देते हैं सारा कुछ, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, वक्त के साथ आपको खुद ही याद हो जाएगी। तो इधर हमने उसको कहा है कि जो एफ एम में डाटा है, इस इसमें जो डाटा है, ये जो डाटा है यहाँ से जो आ रहा है, इस डाटा को आप क्या करो, क्लीन करो। इस डाटा को आप क्लीन करो। हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास किया उसको, इसको हमने कहा कि क्लीन कर लो, इसको हमने कहा, ये तीनों डाटा क्या हो जाएगी, वैलिडेटर जो है ना जेंगो का, जो इज वैलिड वाला है, वो इसको क्लीन करेगा, इसको देख लेगा। उसके बाद जब उसको देख लेगा, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि अब जो डाटा आपके पास जा रहा है ना, उसको आप यूजर के नाम से एक मॉडल है, यूजर के नाम से एक मॉडल है, उसके अंदर इसको सेव करना है। लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी हम यहाँ से डाटा भेजते हैं, यहाँ पे जो डाटा होता है, वो डाटा यहाँ पे एफएम का डाटा पहुंच चुका है। सपोज कर ले वैलिडिटी उसको प्रोवाइड कर ली, जो जो हमने उसको बताया था डाटा क्लीन है, डाटा में कोई इशू नहीं है, जो जो हमने उसको बताया हुआ था जेंगो के हिसाब से वो ठीक है सारा कुछ। अब डाटा यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन मैंने इधर आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहाँ पे डाटा होता है ऑब्जेक्ट में, पाइथन के ऑब्जेक्ट में डाटा होता है।
यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में होता है, पाइथन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने इस डेटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस डेटा को कन्वर्ट किया एक फॉर्म में, और उसको हमने कहा कि किस में सेव करना है, इस चीज में सेव करना है, यूजर में। तो हमने नीचे कहा कि ये जो है ना इसको सेव कर लो, और एफ एम जो है वो किसके बराबर है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बराबर है। अच्छा, एल्स में क्या कर रहे हैं, एल्स में हमने इसको कहा कि जो डाटा इसमें था, जो डाटा इसके अंदर था, अगर उसमें कोई इशू वगैरह आ रही है, कोई भी मसले है, सपोज कर ले वो स्टूडेंट जो है ना वो सही तरीके से डाटा एनरोल नहीं कर रहा, कोई भी इशू कर रहा है, तो उसको दोबारा किसका क्या करो, एस टी यू के फॉर्म में एड और शो की जो पेज है ना उसके अंदर उसको दोबारा भेज देना। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, क्रिएट के लिए किया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मैंने इसको रन किया, तो यहाँ से अगर फ्रंट एंड से हम इसको रन करेंगे ना, तो भी तो थोड़ा बहुत आइडिया सही तरीके से हो जाएगा। अभी ये मेरे पास फॉर्म है, ये सारा कुछ फॉर्म का डाटा है। ये वो नो रिकॉर्ड है जो मैंने वहां पे लिखा था फ्रंट एंड के कोड में, कि अगर कोई डाटा नहीं आता, कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, कोई भी डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको नो रिकॉर्ड शो करवा लें। ये कुछ कोड है जो कि आपको फ्रंट एंड से मिल जाती है, जो फ्रंट एंड में हमने देखा था ना, ये वहाँ पे हमने हेडिंग वगैरह दी थी, ये और वो सारा। अब ये जो कलर शलर भी बैकग्राउंड से सेट हुई है ना, ये सारा बूटस्ट्रैप की मदद से आया है। हालांकि फॉर्म ऐसा प्यारा नहीं होता जिस तरह ये नजर आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप जो हमने इंक्लूड किया ना, ये उसी से आता है। अब हमने कहा कि एक नेम है, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। तो जो इस वैलिड का काम है ना, वो ये काम है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ और यहाँ पे 1 2 लिखूँ, ये देख लीजिए, इस वैलिड का काम है। क्योंकि वहां पे हमने उसको कहा था कि डेटा क्लीन होना चाहिए। डेटा क्लीन जो जेंको प्रोवाइड करता है, जेंको आपको कहता है कि ईमेल में जो डेटा क्लीन की बात करूँ इज वैलिड, तो ईमेल में @ वाजिब वाजिब होना चाहिए, नहीं तो आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये देख लो डीबी में, आपको देख लो, डीबी में डाटा सेव नहीं होता, ये डीबी में आपको कोई डाटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने जेंको का वहां पे इज वैलिड लगाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे उसको कहा कि ठीक है, जो आप कहते हैं वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सपोज कर लिए मैंने अपना नाम लिखा और ये मेरी ईमेल आईडी है, और यहाँ पे मैंने इसको 1 2 पासवर्ड दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन किस मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से मैं डाटा यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर्म ये जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इस हिसाब से है, नहीं ले रहा, वो ये वाला लॉजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये पहले जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस से गुजर के यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा, उसमें दोबारा हमें शो हो जाएगा। कंप्लीट CRUD ऑपरेशन ऑपरेशन हो जाता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, और ये डेटाबेस है। तो हमने यहाँ से डेटा भेजने हैं, फिर उसके बाद डेटा इधर आएगा, उसके बाद इस डेटा को इधर फैच करना है, उसके बाद ये डाटा इधर आएगा। इधर मेरे पास दो फॉर्म है, एक वो फॉर्म है जो यहाँ से मैं डाटा भेज रहा हूँ, एक वो फॉर्म है जो मैं यहाँ से डाटा मुझे गेट के फॉर्म में मिल रहा है। ये वो फॉर्म है जो मैं यहाँ से डाटा मैंने पोस्ट किया था, वो इस फॉर्म से आता है। जो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म दूसरा शो हो रहा है, वो ये वाला डाटा है जो डीबी से गेट होगा। ये डाटा हमारे पास यहाँ पे भी नजर आएगा, डीबी में भी नजर आएगा सेम डाटा, और सेम डाटा मुझे इस फॉर्म पे भी नजर आएगा। ये बात क्लियर है, जी सर। समझ आ रही है ना बातों की। जी सर, आ रही है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ये मैंने लिखा, ये सारे सेम चीज़ सारे यहाँ पे आनी चाहिए, और सेम चीज़ यहाँ पे इधर आनी चाहिए मेरे पास। ऐड किया, इस सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो इधर भी आ गई है। ईमेल इधर आ गया, 1 2 इधर आ गया। ये दो बटन मैंने लगाए हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। ये वो बटन है जो मैंने आप लोगों को बताया था, इस पर जब क्लिक करूंगा ना, तो अलग से जो मैंने ये बनाया था update.html, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस पे लेके आएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो जो डाटा मैंने वहां पे लिखा था वो इधर भी आना चाहिए। ये देख ले, 33 नंबर आईडी है, टाइप 1। अगर मैं इधर देख लूँ, ये भी टाइप 1 है। यहाँ पे देख लो, सेम वही ईमेल, सेम वही ईमेल है।
पासवर्ड भी सेम वही, पासवर्ड भी सेम वही है यहाँ पे। समझ आ गया? ये डाटा हमने क्या किया, क्रिएट किया है डाटा हमने। यहाँ से हमने डाटा क्रिएट किया, उसके बाद डाटा को हमने रीड भी किया है। वहां से जो भी डाटा हमने भेजा था उसको हमने रीड भी किया है। ये दो काम फिलहाल हमने CRUD ऑपरेशन में दो काम कर लिए। डाटा जो क्रिएट किया था डेटाबेस में, वो डाटा क्रिएट किया, उसके बाद सेम वही डाटा को हमने रीड भी कर लिया। क्लियर है? जी सर, आ रही है समझ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन होता है ना, क्रिएट और रीड, तो हमारे पास हो गया। क्रिएट और रीड अक्सर आप देखोगे ना, ये नॉर्मली जब बना बनाया डाटा पड़ा होता है ना, यहाँ पे जब बना बनाया कोई बड़ा डाटा वगैरह पड़ा होता है, तो उसके लिए नॉर्मली हम फंक्शन डेफ गेट का लगा लेते हैं। गेट का फंक्शन नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास नॉर्मल चीज चल रही होती है ना, तो इसको हम सिंपल इस तरीके से भी हमने इसको कह सकते हैं कि जो मेरे पास डाटा है ना, वो जितना भी डाटा है, तो वो सारा मैंने यहाँ से क्या किया, डॉट ऑल कर लिया। इस काम से ये जो लाइन नंबर दो लाइन नंबर ऑफ कोड है ना, दो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ लाइन कोड यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, इससे हमने क्या किया, डाटा को गेट कर लिया। तो डाटा को अब इस तरीके से भी हम गेट कर सकते हैं डीबी में, और इसके लिए हम डॉट गेट मेथड जो हमने यहाँ पे यूज किया पोस्ट का, इस तरीके से हम गेट भी यूज कर सकते हैं इधर। लेकिन वो ज्यादातर यूज इतना नहीं होता जब आपके पास डाटा हैवी हो। मेरे पास तो फिलहाल एक ही डाटा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से हैंडल किया। अब हमारे पास जो तीसरा चीज है वो हमारे पास है अपडेट का, कि डाटा को हम अपडेट कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को कोई भी नाम होता है, उसके बाद फंक्शन ले लेते हैं रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में मैं इधर एक बात बताऊंगा, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ। जब आपके पास किताब पड़ी होगी यहाँ पे, जब आपके पास किताब पड़ी होगी यहाँ पे, तब जाके आप किताब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे। मतलब एक चीज यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर आप जाके कुछ चेंजेस करोगे ना। कुछ चीज इधर अगर ये डीबी है, कुछ चीज डीबी में पड़ी है, तो उसके अंदर आप चेंजेस कर लोगे। लेकिन उस चेंज से पहले पहले आपको इसके अंदर तो कुछ पहुंचना भी है ना, आपने आना भी है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर आओगे यहाँ पे, तो जो हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं ना, वो पोस्ट की मदद से हम इसके अंदर आएंगे। जो भी काम हम अपडेट के अंदर करेंगे ना, इस डीबी के अंदर करेंगे, पहले हम यहाँ से पोस्ट के थ्रू इसके पास आएंगे। पोस्ट के थ्रू हम इसके पास इधर आएंगे, फिर इधर हम इसको कहेंगे कि मैंने इधर कुछ चेंजेस कर दिए। जो मैं चेंजेस करनी है ना, वो तो मैं इधर नहीं कर सकता डीबी में। डीबी मुझे क्या नजर आ रही है यहाँ पे, डीबी में तो नहीं कर सकता। फिर वो कहेगा कि ठीक है, मैंने आपको अलाउ कर लिया, आप कर लो चेंजेस। तो जो चीज हमें यहाँ से चेंज करनी है ना, उसको हम यहाँ से लेके जाएंगे गेट की मदद से। उसको हम यहाँ से गेट की मदद से ले जाएंगे फ्रंट एंड पे। हम ये इधर कहेंगे कि मॉडल डॉट बी वाई ने हमें इजाजत दिया, इसके अंदर चेंजेस आप कर लो, यहाँ से गुजरेगा ये, यहाँ से ये लाजमी गुजरेगा। इधर जब आएगा तो यहाँ पे हम इसके लिए एक नया फॉर्म बनाएंगे। उस नए फॉर्म के अंदर हम दोबारा डाटा डाल देंगे। उस डाटा में जो यहाँ पे ओल्ड था, उसका नाम रखना मिसाल के तौर पर टू, इधर टू सेव था, इधर भी टू सेव था। मैंने इसको कहा कि नहीं, यहाँ पे गलती से हमारे पास टू आ चुका है, मैंने इसको थ्री करना है, मैंने इसको थ्री करना है। तो ये थ्री को मैं टू को साथ ले गया हूँ यहाँ पे, टू को मैंने मिटा दिया, मैंने यहाँ पे थ्री लिखा। फिर इधर आ गया हूँ, यहाँ पे थ्री लिखा, इस थ्री को मैंने दोबारा भेज दिया इधर। अब जाके मेरे पास डीबी में न्यू डाटा आएगा, वो होगा थ्री। ये वाला काम हम सारा इधर कर लेंगे। अच्छा, इधर पहले हमने क्या किया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। हमने पहला पहला काम क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट करना होगा। ये मैंने आपसे कहा कि फ्रंट एंड से हम डाटा पहले भेज देंगे इधर, पोस्ट की मदद से हम डीबी के पास आ गए। हमने पोस्ट की मदद से डीबी के पास आ गए। अब इसके अंदर आपने रहना है, इसी के अंदर आपने रहना है। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर रह के आपने एक वो भेजना है, गेट मेथड करना है इसके अंदर। तो हमने इसको कहा, एक न्यू चीज हमने बना ली है वेरिएबल, इसका नाम कोई भी आप रख सकते हैं। हमने इसको कहा कि ये वेरिएबल यूजर के अंदर, यूजर कौन है, ये है यूजर, हमारे पास मॉडल होता है। तो हमने इसको कहा कि गेट मेथड की मदद से मैं यूजर के पास जा रहा हूँ, और मैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर रहा हूँ, मैं कुछ डेटा वहां से लेना चाहता हूँ। पोस्ट मेथड की मदद से हम यहाँ तक आ चुके थे, और यहाँ तक हमने इसको कहा, इधर मैं अभी पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। इधर जब मैं आ गया हूँ ना, तो इधर मैंने इसको कहा कि गेट की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ डाटा फैच करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कुछ डाटा फैच करना चाहता हूँ। कौन सा डाटा होगा,
वो डाटा वो होगा जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दोबारा भेजेगा। डाटा यहाँ से उसने इजाजत दी है, इधर आ चुका है। यहाँ मेरे पास फॉर्म का नाम क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छा, वो कह रहा है इधर कि आप वो डाटा उसके अंदर डाल दो जो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दोबारा प्रोवाइड करके देगा। यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होगा और इंस्टेंस इज इक्वल टू पाइड, ये हम एक मेथड प्रोवाइड कर लेते हैं उसको, जिसमें हमारे पास ये जो डाटा होता है इसको एज ए इंस्टेंस पास करना होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर वैलिड है, यहाँ पे हमने कोई वो लॉजिक वगैरह नहीं लगाई है, वो कहीं नहीं तो आप ये वाला लॉजिक लॉजिक सारा लगा सकते हैं। ये लॉजिक दो मेथड से होता है, एक ये मेथड है, एक दूसरा मेथड में आपको समझा देता हूँ। तो हमने इसको कहा कि सिंपल वैलिड है, जेंको में वैलिड है तो ठीक है, इसको ले जाओ और इसको सेव कर लो। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करो, पिक इज इक्वल टू, अच्छा एक न्यू चीज फाइनली हमारे पास सामने आ गई है। तो चलो मैं पहले ये करवा लेता हूँ, इस चीज को हमने दोबारा बता देता हूँ, पिक इज इक्वल टू आईडी का क्या मतलब होता है। तो हमने उसको कहा कि एल्स के अंदर क्या करो, जो पाई है ये वाला जो काम है, अगर ये ना हुआ ना तो उसकी ओल्ड जो आईडी है ना उसके अकॉर्डिंग टू इसको पड़ा रहे। अब हमारे पास एक चीज होती है पीकी, पीकी का मतलब नॉर्मली होता है प्राइमरी की। पीकी का मतलब होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की ये सीक्वल का एक कंसेप्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है कि जब आप ये आपके पास एक, दो, तीन, चार आपके पास कॉलम है, चार आपके पास कॉलम है। अब इन चारों में से डीबी आपको एक चीज एक्सेस प्रोवाइड कर लेता है कि इन चारों में से आप एक चीज को यूनिक कर सकते हो। एक चीज को यूनिक से मुराद ये होता है कि आप इन सब में से एक चीज को एक खास वैल्यू दे सकते हो, वो हर वक्त हर एक चीज से चेंज होगा। उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो बाय डिफॉल्ट होती है ना वो हर वक्त आईडी होती है। आईडी की वैल्यू हमेशा यहाँ पे चेंज होते रहती है। अभी जब जैसे जैसे इसको फ्रेश करेगी 33, 33 नहीं होगा, 34 होगा, 35 होगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो बिल्ट इन डिफॉल्ट सेट होती है वो हमारे पास आईडी सेट होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब यूजर आएगा, पाई वाला यूजर कौन सा, ये वाला, ये देख मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये हाईलाइट भी हो जाती है, ये वाला यूजर। अगर ये वाला यूजर ये वाले काम ना करे तो फिर क्या करे, तो फिर उसको कहते कि उसका जो गेट उसने किया था डाटा, उसको पी की इजिकल टू आईडी जो है, आईडी जो है ये वाला, वही रहने दे उसका डाटा। ठीक है, और उसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना उसको एज ए इंस्टेंट के तौर पर ले ले और ये वहीं पे रिफ्रेश हो जाएगा और हमारे पास रिटर्न रेंडर में दूसरा ये पेज दोबारा शो हो जाएगा। इसको हम इधर दोबारा देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एडिट करूंगा, एडिट एक बटन है जो कि अपडेट के लिए होगा। यहाँ पे एडिट, ये तो मुझे कोई एरर आ गई। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट आईडी। ये कोई एरर आ रहा है इसका अपडेट का, लेकिन अपडेट को हम थोड़ी देर बाद फिर दोबारा देख लेंगे। ये एरर देखना पड़ेगा कि एरर किस चीज़ का है। argument, ये वही आईडी का इशू आ रहा है। अच्छा चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। तो नॉर्मली जो मैंने बात बताई है ना, इसका कंप्लीट बात का करने का मतलब यही होता है कि यहाँ से अब क्या होगा। नहीं इसका आ रहा है, नहीं इसका। चलो इसको देख लेंगे दोबारा। तो ये एडिट के ऊपर कोई इशू आ रहा है, एक्शन सही नहीं था, किसी नहीं ले रहा। तो ये इसको दोबारा देख लेते हैं। अभी ये कोड का जो मैंने समझा दिया ना, कोड का मतलब सारा यही है जो मैंने बता दिया।
ये बस सिर्फ इसको प्रैक्टिकली हमने इनका बस चलाना है कि ये चल के शो कैसे होगा। उसके बाद करंट में हमारे पास जो लास्ट वाला चीज़ है ना, वो हमारे पास है डिलीट। और डिलीट हमारे पास सबसे आसान वाला होता है, और इसमें हमारे पास ये होता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए। जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्रिएट होगा वो रिक्वेस्ट और आईडी ये लाजमी लेगा। क्योंकि आईडी क्यों लाजमी ले लेता है? क्योंकि यहाँ से आईडी को पकड़ लेगा तो डिलीट करेगा। अब इसने यहाँ पे तीन चार चीजें पड़ी है, चार पांच है, तो वो कौन सी को डिलीट करेगा? तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कीप रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ तक बंदा पहुंचे नहीं है, इस डीबी तक यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं है, तो उस आईडी को फिर लेके कैसे पकड़ेगा? यहाँ 34 को कैसे देगा यहाँ पे? इसलिए हम पहले वहां पे कहेंगे कि पोस्ट मेथड की मदद से इधर आओ, 34 नंबर आईडी को पकड़ लो। जो आईडी आपने पकड़ लिया उसको हमने एक नॉर्मल वेरिएबल में पुट कर लिया, और हमने उसको कहा कि इस वेरिएबल को क्या करो, यूजर में जाके मॉडल में, और वहां से एक ऑब्जेक्ट को गेट करो। मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ 34 मैंने इसको यहाँ तक पहुंच चुका, डीबी में हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैंने गेट कर लिया। मैंने इसको कहा कि मुझे इसको कहा कि गेट कर लो एक ऑब्जेक्ट, मैंने इसको गेट कर लिया। अब उसके जब जो मैंने गेट किया उस पर क्या करो, जो मैंने गेट किया उस पर क्या करो, पी आई डॉट डिलीट। ये डॉट डिलीट एक मेथड होता है, और उसको डिलीट करके और मुझे अपने पेज पे रिडायरेक्ट कर लो। रिडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पे कुछ करेंगे ना, जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा, तो ये फौरन मुझे उसी पेज पे दोबारा ले जाएगा। रिडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अ, मैं यहाँ से इस पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको यहाँ ये दबा रहा हूँ ना, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन पेज पे जा रहा हूँ, ये मेन पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया। ये देख, ये मेन पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया। इसको हम कहते हैं रीडायरेक्ट होना। लेकिन यहाँ पे हम रीडायरेक्ट जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट सेट हो जाती है। अब देखो, मैं जैसे डिलीट के ऊपर दबाऊंगा, रीडायरेक्ट मुझे उसी पेज पे लेके आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि रीडायरेक्ट मुझे कहाँ करना है, खाली पेज पे। डैश का मतलब होता है खाली मेन पेज पे। ये जो मेन पेज होती है ना, इसका मतलब ये होता है। अगर आप यहाँ पे रीडायरेक्ट की जगह आप मेरे पास कोई पेज है नहीं, तो मैं कोई और पेज भी दिखा देता हूँ, उस पेज पे भी आपको लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका डाटा डिलीट हो गया 33 वाला। आप इधर आओ और यहाँ से 32, इसको सिर्फ रिफ्रेश कर लो, 33 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 34 को डिलीट करो, डिलीट कर लिया, और यहाँ से गो दबा लिया, 34 डिलीट हो गया यहाँ से। और इधर आओ, आप सिर्फ यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लो, 34 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट भी था, सारा कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, रीड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डाटा यहाँ यहाँ से भी भेज सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने डाटा कोई डाल दिया, मैंने इसका T1 नाम रख लिया, और यहाँ से मैंने ये रख लिया उसका 34, उसने पासवर्ड 12 ले लिया, 112, ये पासवर्ड है। यहाँ से इसको सेव कर ले। ये डाटा 35 नंबर के नाम से आ गया, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर ले, ये देख ले यहाँ पे वो डाटा दोबारा भी इधर आ गया। तो आप डाटा डेटाबेस से भी सेट कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी भेज सकते हैं। एक चीज हमारे पास रह गई जिनकी अपडेट है, इसको मैं देख लूंगा, फिर मैं आप लोगों के पास दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर अभी तो नहीं। बस इस पे आप लोगों ने क्या करना है कि जितना प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। पहले 3 4 महीने 6 महीने तो मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा। ये कोड रटा नहीं होता ना, आप रटा कर सकते, बस आपको चीज़ों को पता चल रहा है ना, ये चीज़ें लॉजिक कैसे लिख रही है, ये सारा कुछ बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सारा। अच्छा, अभी हम 8:35, तकरीबन 8:40 तक ब्रेक ले लेते हैं। तो 8:40 तक आप लोग अपना थोड़ा सा मुझे अपना वर्क दिखा दें, जो बेस डॉट एच टी एम एल का मैंने आप लोगों को दिखाया था, लास्ट वाला जो काम दिखाया था, और ये जो मैंने अभी थोड़ा बहुत करवाया ना, थोड़ी सी ट्राई कर लेना इस पे। तो 8:40 तक वापस आ जाओ, अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता देना। मीटिंग को लीव ना करना, मीटिंग में ही रहना। ठीक है। ओके सर। इसलिए कह रहा था कि अगर आप लोग कुछ ढूंढ लोगे ना तो थोड़ा बहुत फायदा होगा। कोई मसला नहीं, आप इसी को फॉलो कर ले। जैसे लास्ट टाइम लड़के थे ना, उनको ये था कि कुछ कोड जो खुद कर रहे थे, तो वो खुद, मैंने उनको कहा खुद कर ले। जो कोड मिसाल के तौर पर आप नहीं पहुंच सकते, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा वो। बस आप लोगों ने उस कोड को अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेलेक्ट सेट करना है।
मतलब जो जो कोड है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये काम कर रहा हूँ, इस कोड में सपोज कर ले आपने काम किया और आपको अ, यहाँ तक आप पहुंच गए, ये आपसे हो रहा है ये वाला, ये सारा कुछ आपसे हो रहा है ये वाला काम, और इधर आपकी ना आपसे ये वाला काम नहीं हो रहा, तो आप मुझे कह दे कि मुझे अपडेट डॉट एच टी एम एल वाला कोड मुझे भेज दे, बाकी मैंने किया है तो मैं ये शेयर कर लूँ। इस तरह भी आप कर सकते हो। ओके। ठीक है। बाकी जिशान आपको कोई मसला? यार देखो ना, बात है कि जी उसकी। सर वो थोड़ा, हाँ हाँ बोलो। जी सर वो थोड़ा कोड में एरर रहा था। अच्छा, एरर तो आएंगे ना, एरर तो मैंने आप लोगों से कहा एरर ही एरर होंगे, अब देखो मेरे पास भी एरर आया था, तो ये एरर ही एरर होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखो ना, सपोज कर ले आप ये वाला काम मैं मुझे फॉलो करके या मैं कोड दे दूंगा तो उसको आप कर लोगे। कल को जब इंटर्नशिप में जाओगे ना, तो इंटर्नशिप में फिर आपको कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर आपको कह दे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च कर लूँ थोड़ा बहुत, या इंटर्नशिप में जाके आपको क्लाइंट कह सकता है, क्लाइंट ने आपको ये लिंक भेज दिया, ठीक है, क्लाइंट ने आपको ये लिंक भेज दिया और आपसे कहता है कि मुझे इस तरह का वेबसाइट बनाना है, आप मुझे प्राइस बता दो और कितने दिनों में कर लोगे। तो इस चीज़ के लिए आपको माइंड अभी से बनाना है, ठीक है, कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होता है, इस पे क्लिक करूँ तो क्या होता है। ये तो खैर बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है, इस पे सर्वर साइड पे काम इसका काम है। ये फ्रंट एंड ये खूबसूरत बनाया हुआ है, बाकी है ऐसी बात नहीं सर्वर साइड पे काम नहीं है, लेकिन है। अब यहाँ से आप क्रिएट ब्लॉक करोगे तो मेरा जो वेबसाइट होगा ना वो भी ऐसा ही करेगा, यहाँ से हम क्रिएट ब्लॉक करेंगे तो ये मुझे अलाउ करेगा या नहीं करेगा, मेरा वेबसाइट अलाउ नहीं, देखो ना ये भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा, जो मेरा वेबसाइट होगा ना वो भी मुझे अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया, तो ये इधर भी ये भी मुझे बता रहा है कि आप पहले साइन इन करो। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन इन कर लोगे, तो साइन इन भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि वो किस तरह होता है। साइन इन कंप्लीट वो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्रड ऑपरेशन जो मैंने सिखाया है ना, ये कंप्लीट होता है साइन अप हमारे पास। बस आपको माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मुझे साथ फॉलो भी कर रहे हो ना, तो अगले जो टारगेट होगा ना वो आपका ये होगा कि आप खुद से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास एक एरर आया था ना, वो ये था कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अपडेट का जो हमारा काम चल रहा था, तो ये अपडेट हम कर रहे थे ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एक चीज़ खास कर डिलीट करते हैं, तो कोई भी खास यूनिक आईडी होती है ना, जब उस आईडी को आप फैच करते हो, क्योंकि मैंने कहा है कि आप एक चीज़ को प्राइमरी की रख सकते हैं पूरी उसमें। प्राइमरी की वो होती है जो बिल्कुल मतलब आप सारे काम उसी से कर सकते हो। तो प्राइमरी की आप यहाँ पे नाम भी कर सकते हैं, प्राइमरी की आप रोल नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिक चीज़ को प्राइमरी की रखते हैं, तो यूनिक हमारे पास आईडी हो सकती है। क्योंकि एक बंदे का नाम, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ब्लॉग पे, या मैं एलएमएस सिस्टम बना रहा हूँ, या किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर कंपनी का कुछ बना रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे अरसलान है, जैसे जिशान है, ये दो जिशान भी हो सकते हैं, दो अरसलान भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं प्राइमरी की फिर नाम नहीं रख सकता। लास्ट टाइम अगर जिशान के पीछे मिसाल के तौर पर या अरसलान का मोहम्मद भी हो सकता है या जिशान का मोहम्मद भी हो सकता है, तो ये दोनों का मोहम्मद इसलिए मैं लास्ट में भी नहीं रख सकता। रोल नंबर ये चीज़ें मैं नहीं रख सकता, इसलिए हम प्राइमरी की क्या रखते हैं, यूनिक जो होती है ना आईडी, उसको हम प्राइमरी की रख लेते हैं। तो उस प्राइमरी को फैच करके, प्राइमरी की को पकड़ के हम वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं। इधर जो हम गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो प्राइमरी की हम पास किया था हमने, ये वाली कहाँ गई है? ये जो हमने यहाँ से उसको कहा था कि कहाँ गया, ये जो यहाँ से हमारे पास इधर है जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे थे इधर से एडिट के, तो अब मैं क्या करूंगा, एडिट करके मैं किसको मैंने एडिट करना है, तो ये 35 जो होगा ना, ये आईडी मैं उसको पकड़ूंगा, तो ये आईडी मैंने यहाँ पे पास की कि जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एडिट के ऊपर, तो मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा एडिट के लिए वो अकॉर्डिंगली आईडी भेज रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मैं आईडी भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी ये नहीं लिखा था, ये वाला ये एरर था जो मुझे आ रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आईडी पास कर लिया ताकि रिक्वेस्ट के साथ साथ मेरी आईडी चली जाए, और मैंने पिक इज इक्वल टू आईडी सेट किया एल्स में। और यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपल जो भी मैंने इंस्टेंट क्रिएट करूंगा वो यहाँ से आ जाएगा, और इधर की वैल्यू को हम कर सकते हैं यहाँ से एडिट। अभी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग सा एक पेज बनाया हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा उसी पेज पे। तो ये अगर मैं इधर आप लोग को दिखा दूँ एड शो, ये नो रिकॉर्ड वाली बात है।
चलो वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं इसी के ऊपर एडिट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एडिट का क्या होगा, मुझे एक ये वाला शो हो जाएगा, ये अपडेट शो। यहाँ पे बैक टू होम का बटन होगा, ये अपडेट शो, ये चीज़ सारी वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। लेकिन इसमें भी मैंने ये एक्सटेंड बेस किया है, बेसिक चीज़ें वही होगी जो वहाँ पे हो रही थी। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसे एडिट पे क्लिक कर लिया, अब एडिट के ऊपर मेरे पास ये चीज़ फॉर्म नजर आ गया। अब इस फॉर्म में कौन कौन सा डाटा पड़ा है, ये T1, ये डाटा पड़ा है जो यहाँ पे पड़ा था, ये मेरे नाम से, ये ईमेल है, ये आईडी है और ये उसका पासवर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपडेट करना चाहता हूँ। इधर से आप पार्शियल अपडेट भी कर सकते हैं और आप कंप्लीट अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज कर लिए T1 है, मैंने इसको यहाँ से T2 कर लिया, और पासवर्ड और बाकी सारा कुछ मैंने यहाँ से सेव कर लिया, तो मैंने यहाँ पे अपडेट पे दबा लिया। अब देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने जैसे इसको रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे जो T1 के नाम से था वो क्या बना, T2 बन गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पार्शियल अपडेट कर लिया है, डेटा को मैंने पार्शियल अपडेट कर लिया। और डेटा को मैं कंप्लीट अपडेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस T2 को यहाँ पे किया, और मैं यहाँ से ईमेल को, ये मैंने ईमेल रख लिया, और मैं पासवर्ड लंबा चौड़ा रख लेता हूँ ताकि आइडिया हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने रख लिया, मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर लिया। अब मैं इधर आता हूँ, ये वही पुराना है जो पुराना चीज़ पड़ी थी, अब हमने कंप्लीट अपडेट कर लिया है। मैंने इसको जैसे रिफ्रेश कर लिया, तो ये मेरा क्या बन गया, T2 तो था, ये वन वही ईमेल बन गया जो मैंने अभी रिफ्रेश किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 उसका पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अब इधर हम ये मैंने तीसरा बोल दिया, अब ये देख लो, जो डाटा मैंने यहाँ से ये किया था, ऑटोमेटिकली उसी जगह पे जो मैंने लिखा था वो चेंज हो गया सारा कुछ। एक और ट्राई करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, T3 कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे T3 वैल्यू दे दी है, और यहाँ से ये 4 4 जो मैंने लिखा हुआ है इसकी जगह मैं 5 5 लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको 1 2 और 1 2 12 12 मैंने दे दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर लिया, इसकी वैल्यू पे इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो 5 5 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 5 5 बन जाएगी, और 1 2 1 2 पासवर्ड हो जाएगा। और हम इधर आते हैं तो इधर इसको रिफ्रेश कर लो, तो ये सारी वैल्यू वही हो गई जो हमें वहाँ पे चाहिए होती है। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट अपडेट। तो पार्शियल अपडेट भी हो जाती है हमारी, कंप्लीट अपडेट भी हो जाती है। क्लियर है? यस सर। इस तरीके से हम इसको यहाँ से अगर आप एडिट करते हो तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हो, इधर से भी एडिट भी डिलीट भी हो जाती है। यहाँ से आप ऐड करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये क्या शॉर्ट, अगर मैं हम स्टोरी को वाइंड अप कर ले तो शॉर्ट ये कि हमारे पास ये कंप्लीट अपडेट है जिसका ये फ्रंट एंड का कोड है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है, इसको ये आपको बन बनाया मिल जाता है फ्रंट एंड डेवलपर की मदद से। यहाँ से ये सारी चीजें मिल जाती है। ये अगले क्लास में ये जो बूट स्टेप वगैरह यहाँ पे सेट हुई है ना, जिस तरीके से ये बूट स्टेप यहाँ पे सेट हुई है, और फ्रंट एंड फ्री में फ्रंट एंड कैसे बनाऊंगा, अगर मैं शॉर्ट बात करूँ तो फ्री में जो फ्रंट एंड कैसे मुझे मिल जाता है, तो वो मैं आप अगली क्लास में जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक था कलर ऑपरेशन कंप्लीट, जिसमें हमारे पास दो फॉर्म वगैरह बनी है, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। कुछ फॉर्म, जो ये फॉर्म बनी हुई है ये हमारे पास जेंगो की मदद से बनी है। यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है ये HTML की मदद से बना है, इसकी जो खूबसूरती है वो भी हमारे पास HTML से हुई है, CSS से। उसके बाद ये क्रिएट भी हमने डाटा किया, कि डाटा को क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद रीड रीड भी कर लिया, उसके बाद रीड के बाद अपडेट दो टाइप के, और डिलीट भी डाटा कर लिया, कलर ऑपरेशन कंप्लीट हम कर लिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरर आया था, उस एरर को भी हमने सॉल्व किया, वो कोई मसला और नहीं था, बस सिर्फ यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी थी ना, ये आईडी हम पास नहीं कर रहे थे उसको पोस्ट के साथ, तो पोस्ट के साथ साथ आपको आईडी भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये किया था ना, ये अपडेट मेथड, तो ये अपडेट मेथड हम पुट पैच के साथ भी कर सकते थे।
जो हमने नॉर्मली वो डिस्कस किया ना मेथड, उसके साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर जाके वहां से वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। तो ये जो सारा काम हमने किया ना ये वाला, तो ये हमने क्या किया, हम खुद गए आईडी वहाँ पे क्या नाम है डीबी में, और डीबी में हमने वैल्यू को सेट कर लिए। तो ये वाला काम हम पुट पैच के साथ भी कर सकते हैं। तो पुट पैच में फिर आपको ये 2-3 लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप पुट या पैच वर्ड लिखोगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने करंट ऑपरेशन सीखना था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। क्लियर है? अच्छा, अभी ये अगले सर क्लास ठीक में है। आप लोगों का जो टास्क है ना, वो टास्क आप लोगों का ये है, जो काम आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने कोशिश करना है किसी भी तरीके से फ्रंट एंड का कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला कहीं से भी कोई फॉर्म वगैरह लगा लो। तो फ्रंट एंड आप लोग सेट कर लो उसका। तो फ्रंट एंड में उसके बाद आप लोग ये क्रिएट में से, ये चारों में से अगर आप क्रिएट भी कर लोगे ना डाटा, किस तरीके से डाटा यहाँ से फॉर्म से भेज दो, और इधर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगा लो, रीड ना कर लो, बस यहाँ पे मुझे दिखा देना वो डाटा। ठीक है, डाटा भेज दो फॉर्म से, और वो फॉर्म वाला डाटा यहाँ पे दिखा दो। फिर इस डाटा को आप लोगों ने पकड़ के फ्रंट एंड पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोग अगली क्लास का टास्क हो गया, हो जाएगा। इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो किसी भी टाइम, तो मैं अवेलेबल हूँगा तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ओके सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फिर जो भी हो व्हाट्सएप पे पूछ लें। चलो ठीक है, कोई भी मसला हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।